क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी के दौरान के अंतर्गत आज से हम हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का दौरान करेंगे। कृतिका का पाठ 1 इस जल प्रलय में अब हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए आज से हम पाठ 2 मेरे संग की औरतें का अध्ययन करेंगे। मेरे संग की औरतें पाठ आज़ादी के समय का पाठ है। इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। लेखिका हैं मृदुला गर्ग। जो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेखिका ने ये कहा वो सारी बातें लेखिका मृदुला गर्ग के बारे में कही जाएंगी। लेखिका मृदुला गर्ग। पाठ का आपको सार बताऊं मैं पाठ की समरी के रूप में कि लेखिका की नानी की कहानी जो है वो उसी की जुबान में। लेखिका की माँ सबसे बड़ी थी, ठीक है ना, और शादी होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। लेखिका की माँ की जो लेखिका की माँ है, ठीक है ना, मृदुला गर्ग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इनकी मृदुला गर्ग लेखिका की माँ की शादी हुई उससे पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी नानी को देख तो नहीं पाई, लेकिन उनकी कहानियाँ जो सुनी हैं उससे उन्हें अपनी नानी के बारे में पूरा विवरण उनको मिलता है। बाद में नानी की कहानी पर लेखिका को असली मर्म समझ में आया कि लेखिका की नानी अनपढ़ थी और अनपढ़ होने के कारण उनके जो पति थे रजिस्ट्री की डिग्री मतलब विलायत से लेकर के आए थे। वो अपनी जो जीवन थे, उनके नाना मतलब लेखिका के नाना, वो अपने विलायती ढंग से ही जिया करते थे। उन्हें मतलब यही लगता था कि एक अनपढ़ महिला है, उससे किसी भी विषय पे विचार विमर्श करने में कोई फायदा नहीं है। पर नानी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था और वे अपनी इच्छा का इजहार पति से उन्होंने कभी किया ही नहीं। उन्हें ठीक है, आप वो सोचती थी अगर मेरे पति विलायत से आए हैं और विलायती जीवन जीना चाहते हैं तो ठीक है। उन्होंने उनकी इच्छाओं के ऊपर कभी भी न तो रोक टोक लगाई और न ही अपनी इच्छाएं उनके सामने प्रदर्शित की। मृत्यु को निकट जानकर वह लेखिका की माँ की शादी की चिंता करने लगी। जब इनकी नानी जब लगने लगा मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे को मेरी बेटी की शादी करनी है, तो वो बड़ी चिंतित हुई और शादी को सोच करके कि मेरी बेटी की शादी मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, तो वो उस बात को उन्होंने काफ़ी सीरियसली लिया और उन्हें अपने पति के एक मित्र थे स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जी, उनको बुलाया। क्योंकि उनके पति उनकी किसी बात को कोई तवज्जो नहीं देते थे, उनकी बात का कोई रिवार्ड, कोई सम्मान मतलब कुछ नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अपने पति के मित्र जो कि काफ़ी समझदार थे, नाम था उनका स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, उनको बुलाया और उनसे मिलकर अपनी बेटी के विवाह के विषय में, उनकी बेटी कौन, लेखिका की माँ, ठीक है ना, लेखिका अपनी नानी के बारे में बता रही है। तो वो इतनी मतलब एक अनपढ़ महिला होते हुए भी उनमें इतनी समझ थी कि मेरे को मेरी बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से करनी है जो देश के लिए भी करे और जो देश के लिए करेगा निसंदेह वो अपने परिवार के लिए करेगा। जो व्यक्ति देश के लिए कुछ कर गुजरने की लालसा रखता है वो निसंदेह अपने परिवार को भी उसी तरह से सब कुछ समझेगा, उसके लिए सब कुछ करना चाहेगा। इसलिए उन्होंने अपने मित्र को बुलाया और उसे अपनी बेटी की शादी की बात बताई और ये कहा कि मुझे कोई स्वतंत्रता सेनानी या देश के लिए कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति चाहिए अपनी बेटी की शादी करने के लिए, ठीक है ना, और कम से कम ऐसा हो कि सिपाही हो तो बहुत ही अच्छा है, उन्होंने ये भी कहा। और फिर बाद में ये भी कहा कि बेटी की शादी के लिए पहले वो खुद बात कर ले और उसे लगे कि मेरी बेटी के लिए उचित वर है तो वो मुझसे उसकी मुलाकात करवा दे, तो जिससे मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर सकूँ। फिर बाद में लेखिका की नानी को मिलवाया गया और उन्होंने लेखिका की
माँ की शादी इस तरह से प्यारेलाल शर्मा ने करवाई, है ना, आज़ादी के सिपाही से। देखिएगा कि अब माँ की कहानी हम देखते हैं। नानी की इच्छा अनुसार ही उनकी माँ की शादी पढ़े लिखे होनहार गरीब आज़ादी के सिपाही से हो गई। नानी की इच्छा थी कि भाई पढ़ा लिखा तो हो ही और आज़ादी के लिए भी कुछ करने वाला हो, तो उनकी इच्छा अनुसार माँ की शादी पढ़े लिखे होनहार गरीब आज़ादी के सिपाही से हो गई। इस प्रकार वे सादा जीवन जीने के लिए विवश थी, ठीक है ना। लेकिन नानी से अच्छी जिंदगी थी। नानी को उनके पति बिल्कुल कोई किसी बात की बिगाड़ वगैरह नहीं देते थे। इनकी माँ को काफ़ी फिर भी घर के अंदर उनको वो मिलता था, और इस तरह वे सादा जीवन जीने को विवश थी। कमज़ोर शरीर वाली माँ रात में जागकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती रहती थी, है ना, क्योंकि खादी की साड़ी पहनना वो करना, ठीक है। फिर घर में नाना की साहबी का पर्याप्त असर था। नाना तो बड़े वो थे। नाना जब इलाज से आए हुए थे तो उनका पूरा असर, पूरा रौब घर के अंदर था। और आन बान शान वाले नाना थे। वो अपनी लड़की सौंपी भी तो माँ की अपनी खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्ष जैसे गुणों के कारण परिजात से भी अधिक जादुई लगती थी। काम करने को तो उनके पास कोई नहीं था, लेकिन हर काम में वो केवल राय लेकर के ही उनका पालन अवश्य किया करते थे। यानी कि जो इनकी माँ थी वो नाना जी से बहुत डरी हुई रहती थी, और बहुत मतलब कोई भी काम अगर करना होता था तो नाना जी की इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता था। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, जैसे भारत में माएँ होती हैं वैसी नहीं पाया। अपनी बीमारी और अरुचि के कारण वे घर के काम करती थी, और वे ज़्यादा घर के काम नहीं कर पाती थी, बहुत बीमार रहती थी, और न बच्चों को खाना खिला पाती थी, खाना खाने पर ध्यान दे पाती थी, न बिस्तर पर लेटकर किताबें पढ़ा करती थी, न ही कभी गीत संगीत सुना करती थी, ठीक है ना। परिवार के लोग उनमें श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वे न तो झूठ बोलती थी और न ही किसी को किसी गोपनीय बातें दूसरे से कहती थी। इनकी माँ में ऐसा कोई भी वो नहीं था बात कि कभी किसी के सामने कोई बात आ जाए और वो उसके सामने, दूसरे के सामने ले जा करके उनकी माँ कह दे। इस कारण उन्हें घर में बहुत आदर मिलता था। बाहरी दोस्तों से बहुत मिली हुई थी। वे बच्चों की भी बहुत गहरी दोस्त थी, ठीक है ना। लेकिन वे घर पे बच्चों को खाने पिलाने में इतना ध्यान नहीं देती थी, ठीक है ना। केवल बस वो अपने मस्ती में रहा करती थी और अपनी मस्ती से ही सारा कार्य किया करती थी। नाना जी का बहुत डर के मारे खौफ रहता था। अब है बता रही हैं ये लेखिका परदादी की कहानी। परदादी मतलब दादी की भी, पिताजी की दादी, ठीक है ना। परदादी कौन है? इनके लेखिका के पिताजी की दादी। लेखिका की परदादी भी लीक से हटकर थी। ये सारी महिलाओं के बारे में जो बता रहे हैं कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब महिलाओं की स्थिति बदलती चली गई। कुछ ने बदला और कुछ ने अपने आप को बदलना नहीं चाहा, ठीक है। लेखिका की परदादी भी लीक से हटकर थी। उन्होंने जो सामान था उसको कोई सामान एकत्रित नहीं किया। वे फालतू सामान को दान कर दिया करती थी। उन्हें ये नहीं लगता था कि ये सामान है, इसको रखना है, ये करना है, पुराना सामान है उसे दान कर दो, ठीक है। यहाँ तक की बात तो ठीक थी, लेकिन लोगों को जब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में जाके लड़की होने की मन्नत मांगी। जब उनकी बहू प्रेग्नेंट हुई तो मंदिर में जाके बोला भगवान से कि भगवान हमें एक कन्या दे देना। लोग अक्सर लड़का होने की दुआ मांगते हैं कि भाई हमारे को एक घर में चिराग दे देना, कुल दीपक दे देना, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। लेकिन इनकी जो परदादी थी उन्होंने अपनी बहू के प्रेग्नेंट होने पर लड़की होने की भीख मांगी भगवान से कि भगवान हमारे घर में कन्या दे देना। तो ये बात और ये बात सबको बता भी दी उन्होंने कि बार बार मंदिर में जाकर दुआ मांगने का असर ये हुआ कि भगवान भी अफरा तफरी में आ गए और उनके घर में एक नहीं बल्कि 5-5 कन्याएं एक साथ आ गई। जब उसकी परदादी ने कन्या की दुआ मांगी तो बार बार जब रोज जा करके मांगे तो भगवान ने भी कहा लो इनको कन्या चाहिए। तो एक के बाद एक 5 बहनें, मतलब 5 बहनें उस घर में आ गई और उनको कन्या, उस घर में 5 कन्याओं का जन्म हुआ। परदादी और चोर हवेली के परदादी और चोर एक घटना बता रही हैं वो कि एक बार क्या हुआ कि हवेली के मर्द किसी बारात में गांव से बाहर गए हुए थे। गांव में कोई शादी थी तो गांव से बाहर बारात गई थी, तो सारे के सारे जो जेंट्स लोग थे वो सारे के सारे जेंट्स लोग बाहर गए हुए थे। औरतें रत जगह मना रही थी। जब शादी होती है दूल्हा चला जाता है तो राती जोगा करते हैं ना, रत जगह बोलते हैं उसे, राती जोगा
किया जाता है। तो इस शोर में एक चोर है वो हवेली में आके घुस गया। हवेली में आके घुस तो गया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता था। वो हवेली में घूम घूम करके, बार बार घूम घूम करके वो वहीं आ रहा था, लेकिन वो बाहर निकलने के लिए वो सक्षम नहीं था। और शोर से बचकर सोने के लिए माँ जी दूसरे कमरे में चली गई थी, जो थी ना परदादी, वो दूसरे कमरे में चली गई थी। अब सोने चली गई थी तो गलती से चोर भी उसी कमरे में घुस आया। चोर को नहीं पता था कि इस कमरे में घुस हो रहा है। उसको लगा कि औरतें सारी महिलाएं घर की रहती जगह कर रही हैं, गाना वाना बज रहे हैं, तो वहाँ सब है। अब वो माँ जी उस कमरे में सो रही थी। चोर जैसे ही उस कमरे में घुसा, उसके कदमों की आहट से माँ जी की आंख खुल गई। माँ जी ने पूछा कौन है, तो चोर के यह बताने पर चोर ने साफ बोल दिया मैं चोर हूँ। सीधा माँ जी ने पूछा कौन है, तो उसने बोला मैं चोर हूँ। माँ जी ने उसे बोला कि चोर हो और तुम बता भी रहे हो कि मैं चोर हूँ। बोला हाँ माँ जी, मैं कैसे कह दूँ मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर हूँ और मैं घुस तो आया हूँ, लेकिन मुझे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो माँ जी बोली एक काम कर, मैं प्यासी हूँ, है ना, एक कुएं से, पास में कुआं है, वहां से एक बाल्टी, एक लोटा पानी का भर के ले आ। तो वो डरता डरता, उसने सोचा पता नहीं क्या करना चाह रही है, मुझे पकड़ाना तो नहीं चाह रही है या क्या है। तो वो गया और लोटा लेकर के वहाँ पे गया, तो बाल्टी कुएं में से भर के निकाली और एक लोटा पानी ला करके वो लेके आ रहा था। तो पहरेदार ने उसको पकड़ लिया, ठीक है ना। जब वो कुएं से पानी भर रहा था तो चोर को पहरेदार ने पहले तो पकड़ लिया। माँ जी ने पकड़ लिया, लेकिन माँ जी ने उसको बोला नहीं मैंने इससे पानी मंगवाया था। माँ जी को बात पता लगी तो माँ जी ने बोला छोड़ो इसे, मैंने इसको बुलवाया है। माँ जी ने आधा पानी खुद पी लिया। आधा पानी पीने के बाद में लोटा उसको पकड़ाया और लोटे में आधा पानी था, ठीक है ना, आधा ही पानी पिया। आधा पानी पी के उसको बोला कि ले तू पी ले। तो एक लोटे से पानी पीकर उसने पानी पी लिया, आधा जो पानी बचा था वो पी लिया। अब माँ जी ने बोला कि एक लोटे से हमने पानी पिया है, मैंने भी इस लोटे से पिया, तूने भी पिया, और अब हम क्या बन गए, माँ बेटा बन गए, ठीक है। अब माँ बेटा बन गए तो अब तू यो कर, तू चाहे तो तू चोरी कर, तेरी इच्छा है, चाहे तो तू चोरी कर सकता है, चाहे तू खेती कर सकता है। चोर चोरी करना छोड़ करके खेती करने लग गया। चोर का वहीं पे हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी बुजुर्ग महिला ने मुझे अपने हाथ से पानी पिला दिया, पहरेदार के पहचानने पर उसे भगा दिया कि मैंने इसे पानी मंगवाया है, तो मैं इतना बुरा काम क्यों कर रहा हूँ। तो उन माँ जी के कहने से तुरंत उसने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से लिखेगा कि नानी, माँ और परदादी की कहानी काफ़ी एक मतलब हमारे सामने एक सीख रखती हैं। और हम लेखिका की जो कहानी है वो हम कल वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आप इसको अभी तक वाले काम को कर लीजिएगा। थैंक यू।